अब असली सवाल अभी इसमें ये बाकी है कि जब देश के सामने यानी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ये सारा आंकड़ा दर्ज होगा, अपलोड किया जाएगा, तब क्या वो पहेली हल हो पाएगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे थे, फिर उसने किसे दिए, किसने उसे भुनाया, असल लाभार्थी कौन है, किसने इसका फायदा उठाया, ये जानकारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यद्यपि एक बड़ी न्यूज एजेंसी ने यह खबर भी साझा की है कि कई शेल कंपनियां हैं, 4 शेल कंपनियों का तो अभी प्राइमरीली पता लगा है कि उन्होंने भी चंदा दिया है। कितनी कितनी ऐसी विदेशी एजेंसियां, कंपनियां और ताकतें होंगी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, सीपीएम, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, कोई भी, जहां जिसका स्वार्थ पूरा हो रहा होगा वहां उसने चंदा नहीं दिया होगा। जो लॉन्ग टर्म उसका इफेक्ट है, जो उसके दूरगामी प्रभाव हैं, वो ये है कि बीजेपी इसके जरिए सांप्रदायिक धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहती है। वरना कोई कारण नहीं है कि आपने सिर्फ मुसलमानों को हटाकर बाकी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध सबके नाम दे दिए कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में इन धर्मों के लोग जब चाहे आना चाहे आ जाएं और उनको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन सिर्फ मुसलमानों को छांट कर अलग करना ये बताता है कि उनकी मूल नियत, उनकी मंशा चुनाव के वक्त में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की। सरकार की अपनी जो गुप्तचर एजेंसियां होती हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सर्वे एजेंसियां हैं, सरकार का अपना पूरा तंत्र है, आरएसएस का अपना तंत्र है, उससे कहीं ना कहीं उनको ये खबर मिल रही है कि राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता, कुछ और करना पड़ेगा। तो इसीलिए बीच बीच में वे और मुद्दे भी भड़काने की कोशिश करते हैं, जिनमें धार की भोजशाला में एएसआई से सर्वे कराने का आदेश हो गया। अब मथुरा काशी भी आ जाएंगे, चुनाव से पहले कुछ और हो जाएगा उसमें। ठीक, सीए आ ही गया है, लेकिन उनका कोई मुद्दा गरमा नहीं पा रहा। वो जो चुनाव का जो नैरेटिव होता है वो बन नहीं पा रहा। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ज्यादा राहुल कांग्रेस की सूची है। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि राहुल गांधी अपनी कांग्रेस बना रहे हैं। जिस दिन से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उस पहले दिन से मैंने कहा था कि राहुल गांधी की कांग्रेस बन रही है। अब राहुल कांग्रेस इन मेकिंग है ये, और वो हर कदम पर अब दिखाई देना शुरू हो गई। बोलते हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश में चुनावी रण में और तमाम मुद्दे लाए जा रहे हैं, उछाले जा रहे हैं, और मुद्दों के आसरे ये चेक किया जा रहा है कि किस मुद्दे से वोट मिल सकते हैं और किससे नहीं। खासतौर पर तब जब बीजेपी 400 पार का नारा दे दे और विपक्ष ये कहे कि हम सबसे मजबूत हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर राकेश पाठक, उनके साथ हम चर्चा करेंगे। राकेश जी, स्वागत है आपका। जी बहुत शुक्रिया। राकेश जी, चुनावी बॉन्ड चुनाव के वक्त में गले की हड्डी बीजेपी के लिए क्या सही में बन गया है? इसलिए एसबीआई पहले तो कह रही थी कि मुमकिन ही नहीं है साहब, हमें तो वक्त दे दीजिए, हम टटोल ही नहीं पा रहे हैं, मिलान नहीं कर पा रहे हैं। और जब फटकार लगी तो फिर सारी चीजें हैंड ओवर कर दी गई। चुनाव आयोग के पाले में अब गेंद डाल दी गई है। अब वो 15 तारीख तक क्या डिसीजन लिया जाता है। दूसरी तरफ 2 चेयर वहां पर भी खाली है चुनाव आयोग में, उसका भी डिसीजन 15 तक है। क्या लग रहा है कि ये इशू बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा परेशान करने वाली स्थिति, चुनाव में कितनी सीटें आए ना आए, उससे ज्यादा परेशान बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर है कि खुलासा हो जाएगा कि कहां से धन आया, किसने दिया, कितना दिया? देखिए, निश्चित तौर पर अब इस वक्त तोते की जान जो है ना वो सीडी में है। जो पेन ड्राइव, सीडी तो नहीं, पेन ड्राइव कहना चाहिए, जो जिस पेन ड्राइव में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने निर्वाचन आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी भेज दी है। यद्यपि वो जानकारी जब अपलोड होगी तब पता लगेगा कि सचमुच में वो पूरी है, देश को जितना जानना चाहिए वो सब उसमें है या नहीं है, या कोई आधी अधूरी जानकारी है, कुछ छुपाने की भी कोशिश है। क्योंकि हम जानते हैं पहले दिन से सरकार छुपाने की कोशिश में ही लगी थी। आपको याद है कि जब कोर्ट में ये मामला गया था तो सरकार ने पूरी दम लगा दी थी कि देश की जनता को क्या करना है जानकर, किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, ये सूचना के अधिकार में नहीं आता। इसको लेकर कोर्ट में लगातार सरकार अड़ी रही। लेकिन आपको मालूम है ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया कि और वो कानून का संशोधन ही खारिज हो गया, सब कुछ हो गया, सबको देश को पता है। अब असली सवाल यह है कि उस जानकारी को छुपाने की आखिरी कोशिशें तब तक होती रही जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त होकर यह ना कह दिया
कि हम इसमें कंटेम्प्ट की कार्रवाई करेंगे, अवमानना का मामला चलाएंगे अगर आपने कल शाम तक जानकारी नहीं दी। तो कल 12 तारीख की शाम 5 बजे तक का मामला था। 6 बजे हम लोगों तक खबर आ गई थी जी कि वो पेन ड्राइव में जानकारी दे दी गई है। अब असली सवाल अभी इसमें ये बाकी है कि जब देश के सामने यानी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ये सारा आंकड़ा दर्ज होगा, अपलोड किया जाएगा, तब क्या वो पहेली हल हो पाएगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे थे, फिर उसने किसे दिए, किसने उसे भुनाया, असल लाभार्थी कौन है, किसने इसका फायदा उठाया है, ये जानकारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यद्यपि एक बड़ी न्यूज एजेंसी ने यह खबर भी साझा की है कि कई शेल कंपनियां हैं, 4 शेल कंपनियों का तो अभी प्राइमरीली पता लगा है कि उन्होंने भी चंदा दिया है। कितनी कितनी ऐसी विदेशी एजेंसियां, कंपनियां और ताकतें होंगी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, सीपीएम, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, कोई भी, जहां जिसका स्वार्थ पूरा हो रहा होगा वहां उसने चंदा नहीं दिया होगा। तो क्या जो एंड रिजल्ट है, जो लाभ प्राप्त करने वाला आखिरी व्यक्ति है, व्यक्ति या दल, दल ही है इसमें, बोलते व्यक्ति कहाँ है, वो सामने आएगा कि नहीं, ये मिलान कब होगा और कैसे होगा। हमने भी देखा आज दिन भर एक किसी पत्रकार का एक वीडियो चल रहा है, उन्होंने खुद ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। बॉन्ड में नंबर है, जिसने एनकैश कराया वो नंबर वहां होगा, केवाईसी है सबकी। ये भी नहीं है कि कोई अज्ञात व्यक्ति बॉन्ड खरीद कर चला गया हो जिसकी जी पहचान छुपी रह सके। तो वो तो पहले ही पायदान पर ही स्पष्ट है कि किसने बॉन्ड लिया है, फिर किसने बनाया उस नंबर के मिलान से साबित हो जाएगा। कुल मिलाकर बीजेपी मोदी शाह की परेशानी ये है कि एन चुनाव के वक्त में ये गड़बड़ झाला सामने आ रहा है और इसकी परतें खुलती चली जा रही हैं। वो जो ईमानदारी का ढोंग, ईमानदारी का ढोल बजाते रहे हैं बीजेपी के लोग, उसका खुलासा हो जाएगा। यद्यपि पिछले सालों में, 9 साल में बहुत बड़े बड़े घोटाले हो चुके हैं, बहुत बड़े मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन चुनाव के वक्त पर चुनावी बॉन्ड का खुलासा हो जाना, इस पर्दे का उठ जाना बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अभी हमें 15 तारीख तक इंतजार करना चाहिए कि सचमुच में वो पूरी जानकारी आई कि नहीं आई है। ठीक और है। हमें तो अभी तो इस बात की भी प्रतीक्षा करनी है कि कायदे से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तो कंटेम्प्ट हो ही गया था ना। 6 मार्च जी की शाम तक जब एसबीआई ने नहीं दी जानकारी, तो सुप्रीम कोर्ट अब उस कंटेम्प्ट के प्रकरण को आगे प्रचलित करता है कि नहीं करता, ये भी देखना होगा। जी शाकिर। बिल्कुल, चुनावी समर में ये तमाम गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन इस बीच चुनावी बॉन्ड से अलग हटकर बीजेपी ने सीए का मुद्दा एक उछाला है। क्या लग रहा है कि ये सीए का मुद्दा सिर्फ इसलिए उछाला गया कि आखिरी वक्त में जितने दम के साथ अमित शाह कहते थे बंगाल जाके कि सीए तो लाकर रहूंगा, बस उसी बात को साबित करने के लिए लाया गया है, या फिर ये चुनावी बॉन्ड का मुद्दा इतना हावी होता जा रहा था कि इसकी हेडलाइंस कुछ कम हो जाएं, इसकी हेडलाइंस हट जाएं, इसलिए सीए को सामने लाया गया? देखिए, सीए लागू करना तो उनके एजेंडे में बहुत दिनों से था। जी 4 साल कुछ महीने पहले ये कानून बन चुका 2019 में। उसको जी इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी मौके की तलाश थी। हम ये मान लेते हैं कि हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए इससे बेहतर अवसर क्या हो सकता था कि जिस दिन सुप्रीम तमाचा सत्ता के गाल पर लगा हो, उसी जी दिन शाम होते होते 8 बजे तक आप नोटिफिकेशन जारी कर दें कि सीए आज से लागू हो गया। तो पहला तो उद्देश्य उसका हेडलाइन मैनेजमेंट है, ऐसा हम मान लेते हैं। लेकिन ये फौरी उद्देश्य है, तात्कालिक है कि भाई उस दिन की हेडलाइन को मैनेज करना था, दूसरे दिन अखबारों में 8 कॉलम बैनर में सीए की खबर आ जाए और सीबीआई को जो हड़काया था सुप्रीम कोर्ट ने, सीबीआई और सरकार देखा जाए तो उसे कुछ कम कर दिया जाए, उसके असर को, उसकी आंच को, वो उस दिन के लिए हो गया। लेकिन जो लॉन्ग टर्म उसका इफेक्ट है, जो उसके दूरगामी प्रभाव हैं, वो ये है कि बीजेपी इसके जरिए सांप्रदायिक धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहती है। वरना कोई कारण नहीं है कि आपने सिर्फ मुसलमानों को हटाकर बाकी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध सबके नाम दे दिए कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में इन धर्मों के लोग जब चाहे आना चाहे आ जाएं और उनको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन सिर्फ मुसलमानों को छांट कर अलग करना ये बताता है कि उनकी मूल नियत, उनकी मंशा चुनाव के वक्त में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की है।
यद्यपि लोगों को और इस देश को यह भी बताना है, जो लोग बहुत ज्यादा इसके विरोध में आ रहे हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। इस कानून से अभी कुछ बनना बिगड़ना नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो एनआरसी लाने वाले हैं, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, पंजी, वो असली खेल है। जब वो करेंगे तो उसमें तो कागज सबको दिखाना पड़ेंगे। इसलिए कोशिश उनकी ये है कि मुसलमान जो हैं, मुस्लिम समुदाय है, उसमें उत्तेजित हो, आंदोलन हो, किसी तरह की कोई हिंसा हो, समाज का बंटवारा हो। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि मुस्लिम समुदाय ने, मुस्लिम वर्ग ने बहुत ही परिपक्वता का परिचय दिया है पिछले 2 दिनों में, 3 दिनों में। कोई ऐसी प्रतिक्रिया समाज से नहीं आई है, कोई सांप्रदायिकता भड़काने वाली घटना नहीं हुई है। और अगर इतना ही कर लिया तो बीजेपी के, अमित शाह, नरेंद्र मोदी के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। उनके टारगेट में 2 चीजें और हैं इसमें, पश्चिम बंगाल और असम। हम सब जानते हैं कि बड़ी संख्या में घुसपैठिए जो दूसरे देशों से आए, खासतौर से बांग्लादेशी शरणार्थी, इन दोनों राज्यों में है और चुनाव को प्रभावित भी करते हैं। बंगाल में 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में जो अंतर आया था सीटों का, उसमें 2019 से पहले बीजेपी ने जो वादा किया था कि इस तरह के लोगों को नागरिकता दी जाएगी, उसका असर हुआ। बंगाल में बीजेपी की सीटें बढ़ी थी। इस बार भी वे कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हिंदी हार्टलैंड में उन्हें घाटा होने वाला है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उसकी भरपाई वहां से कर ली जाए जहां पहले भी ठीक ठाक थी, और कुछ बढ़ोतरी कर ली जाए, उतनी सीटें बचा ली जाए। तो सीएए के जरिए इन 2 राज्यों में खास तौर से बीजेपी ज्यादा काम करेगी, उसको ज्यादा उभारेगी, ताकि अपनी सीटों को वो बढ़ा सके। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम मुद्दों का आजमाया गया, राम मंदिर से लेकर कई इश्यूज को उठाया गया, मोदी का परिवार तक कैंपेन चलाया गया, काम करता हुआ कुछ नहीं दिखा। अब सीए को लेकर आए तो असम में प्रोटेस्ट शुरू हो गए, दक्षिण भारत में भी तमाम तरह के बयान आना शुरू हो गए। क्या ये बीजेपी अभी टेस्ट कर रही है कि असली मुद्दा क्या बनेगा चुनाव में जाने तक? क्या अभी वो सिलेक्ट नहीं कर पाई है कि मुद्दा क्या रखना चाहिए, इसलिए हर हर मुद्दे की टेस्टिंग हो रही है? बिल्कुल सही बात है। ये टेस्ट बैलून जैसे हैं, गुब्बारे फुलाकर जी। आसमान में छोड़े जा रहे हैं, लेकिन किसी भी गुब्बारे में हवा इतनी नहीं भर पा रही है कि बीजेपी की पतंग उस गुब्बारे के सहारे लंबी उड़ान भर सके। आप देखिए राम मंदिर का मुद्दा, उस वक्त हमें और आपको, हम सबको, देश के तमाम लोगों को ऐसा लगा था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करा के भारतीय जनता पार्टी ने कोई ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है और चुनावी समर में इसी के भरोसे वो जीत जाएगी, चुनावी नैया पार लग जाएगी। लेकिन 22 जनवरी से अब 22 मार्च आने वाला है कुछ दिनों बाद, उसका असर 7 दिन भी नहीं रहा देखा जाए तो। थोड़ा बहुत रहा होगा, और उसे अभी भी लाने की कोशिश की जाती है कि जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर विशेष विमान से अयोध्या गए, साष्टांग दंडवत हुए, पूरा मंत्रिमंडल ने वहां पर पूजा अर्चना की। अब राजस्थान का पूरा मंत्रिमंडल गया है, शायद आज या कल जाने वाला है, या शायद आज ही गया है। तो ये बार बार उस मुद्दे को भी गरमाने की कोशिश कर रहे हैं, राम मंदिर के मुद्दे को। लेकिन सरकार की अपनी जो गुप्तचर एजेंसियां होती हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सर्वे एजेंसियां हैं, सरकार का अपना पूरा तंत्र है, आरएसएस का अपना तंत्र है, ठीक। उससे कहीं ना कहीं उनको ये खबर मिल रही है कि राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता, कुछ और ठीक। करना पड़ेगा। तो इसीलिए बीच बीच में वे और मुद्दे भी भड़काने की कोशिश करते हैं, जिनमें धार की भोजशाला में एएसआई से सर्वे कराने का आदेश हो गया। अब मथुरा काशी भी आ जाएंगे चुनाव से पहले, कुछ और हो जाएगा उसमें। ठीक। सीए आई गया है, लेकिन उनका कोई मुद्दा गर्मा नहीं पा रहा। वो जो चुनाव का जो नरेटिव होता है वो बन नहीं पा रहा उनका। तो ये बड़ी बेचैनी वाली बात है बीजेपी के लिए कि वो जो चाहती है हर चुनाव में जो कर लेती है, तो वो इस बार नहीं जी। कर पा रही। आप याद कीजिए 2019 का चुनाव, पुलवामा के बाद बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की, और दिनों दिन, चंद घंटों में माहौल बन गया। लेकिन अब माहौल नहीं बन पा रहा। मंदिर का मुद्दा भी ठीक। उस तरह का नहीं है जैसे 92 में गरमाया था, जब विवादित ढांचे को गिराया गया था, बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ था। यद्यपि 92 में विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद को गिराने के बावजूद, विवादित इसलिए कह रहा हूं कि कानून की प्रक्रिया में था, उसको ढहाने के बावजूद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव नहीं जीती थी 92 में, 92-93 के चुनाव में। अब तो वो उत्तेजना है भी नहीं मंदिर के नाम पर, न जी। वैसा सांप्रदायिक उन्माद है, हिंदुओं में भी नहीं है।
जो उन्माद ठीक। उस वक्त था राम मंदिर को लेकर, अब मंदिर बन जी। गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, कब तक बुखार चढ़ा रहेगा आदमी को? ठीक। धीरे धीरे बुखार तो उतरेगा ना। तो इसलिए बीजेपी अभी भी मुद्दों की तलाश में है, और मुझे ऐसा लगता है कि जी। चुनाव की घोषणा के बाद फिर जी। किसी नए मुद्दे को लेकर आएंगे, पीओ के ऊपर हमला, और हम कुछ भी कर सकते हैं, पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे, ऐसा कोई भी मुद्दा लेकर आ सकते हैं अभी भी। जी सर। ठीक है, ये तमाम चुनावी समर के बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कुछ टिकट बांट दिए हैं। लग रहा है कि ये जो टिकट बटे हैं अब लोकसभा के लिए, कुछ मेहनत करके, कुछ एनालिसिस करके, कुछ सर्वे करके दिए गए हैं, या सिर्फ खाना पूर्ति हुई है? कुछ दमदार उम्मीदवार नजर आ रहे हैं आपको इनमें? देखिए, खाना पूर्ति तो अब नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस सूची के सामने आने के बाद जी। 10 सीटों पर नाम सामने आए हैं। जी। मीडिया की अगर खबरों की बात करें, आप भोपाल के अखबारों को देखिए, कांग्रेस का नहले पर दहला, ये हेडिंग है, जी। हेडलाइन है फ्रंट पेज की, फर्स्ट लीड। तमाम सारे रीजनल चैनल्स, नेशनल चैनल्स ने भी इसी तरह से खबर चलाई कि कांग्रेस की पहली सूची मध्य प्रदेश को लेकर बहुत अच्छी आई है। इसमें एक चीज आपको रेखांकित करना होगी कि जी। ये सूची जो है, ये जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ज्यादा राहुल कांग्रेस की सूची है। मैं हमेशा अच्छा। से कहता आ रहा हूं कि राहुल गांधी अपनी कांग्रेस बना रहे हैं। जिस दिन से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जी। उस पहले दिन से मैंने कहा था कि राहुल गांधी की कांग्रेस बन रही है। अब राहुल कांग्रेस इन मेकिंग है ये, और वो हर ठीक। कदम पर अब दिखाई देना शुरू हो गई, चाहे राज्यसभा में लोगों के जाने का विषय हो या लोकसभा के टिकटों का। कल की ठीक। सूची में पूरे देश के जो नाम है, अगर हम जोड़ें, जी। 43 नाम, 72-76% जी। SC ST OBC और अल्पसंख्यक, OBC और अल्पसंख्यक है उसमें। मध्य ठीक। प्रदेश में बिल्कुल नए चेहरे हैं जी। जो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कई ऐसे चेहरे हैं, जैसे देवास सीट है, एक राजेंद्र राधाकिशन मालवीय पहला चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पिता कांग्रेस के अध्यक्ष थे, राधाकिशन मालवीय प्रदेश अध्यक्ष। फूल सिंह बरैया एक दलित चेहरा है, अभी अभी भांडेर में विधानसभा का चुनाव जीते हैं। कमलेश्वर पटेल, ओंकार सिंह मरकाम, सिद्धार्थ सिद्धार्थ कुशवाहा, ये सारे लोग नए चेहरे हैं बिल्कुल। और इनमें से 2-3 चेहरे तो राहुल गांधी की अपनी बहुत करीबी टीम में से हैं, कमलेश्वर पटेल और ठीक। ओंकार सिंह मरकाम। तो मुझे ऐसा लगता है कि टिकट सोच समझकर घोषित किए गए हैं। और हाँ, एक नाम तो महत्वपूर्ण है ही, जिसके बिना मध्य प्रदेश की चर्चा होगी नहीं, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा से जी। नकुल नाथ को टिकट मिला है। बाकायदा उनको और उनके पिताश्री कमलनाथ जी को लेकर इतनी खबरें चल रही थी कि एक पार्टी छोड़ जी। सकते जी। हैं, उन्हें टिकट मिल गया है। अब देखना ये होगा कि उनके ठीक। सामने जो चुनौती है, पार्टी छोड़ने की जो अफवाहें चली, जो धुआं उठा, जी। जी। उसके जी। बाद ये बड़ी चुनौती उनके सामने है कि पूरी मेहनत के साथ वे चुनाव लड़ें, और चलते हुए चुनाव में अब कोई ऐसी बात सामने ना आए। यद्यपि जी। बातें रोज सामने आ रही हैं, अभी भी कमलनाथ के करीबी लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। आज कल भी एक पूर्व अच्छा। विधायक ने छोड़ा है, और एक और कल नेता एक छोड़ने वाले हैं। इसके जी। बावजूद छिंदवाड़ा कांग्रेस के लिए हमेशा हमेशा से सुरक्षित सीट रही है। गार्गी ठीक। शंकर मिश्र वहां लगातार चुनाव जीता करते थे। जब कमलनाथ आए तो वे लगातार जीते, एक बार उपचुनाव हारे सुंदरलाल पटवा के हाथों। लेकिन नकुलनाथ की पिछली जीत का जो अंतर हुआ करता था वो बहुत कम हो गया था, तो उसे बढ़ाना पड़ेगा, उसे बीजेपी पाटने की कोशिश करेगी। बीजेपी हो सकता है कोई कद्दावर नाम वहां छिंदवाड़ा भेज दे। आज शाम तक जो बचे हुए 5 नाम है मध्य प्रदेश के, वे जी। भी सामने आ जाएंगे। उसके बाद देखना होगा इन सीटों में कहाँ कैसा मुकाबला होता है। बहुत शुक्रिया सर, बोलता हिंदुस्तान को वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया।